नमस्कार, मैं हूं शंभू कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आइडिया। और आज हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक से क्लास 8 चैप्टर 5 वर्ग और वर्गमूल के अंतर्गत प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नों को हल करने से पूर्व वर्ग और वर्गमूल के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद प्रश्नावली 5.1 को हल करेंगे। वर्ग संख्याएं जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग संख्या कहलाता है। जैसे 2 से 2 को गुना करने पर प्राप्त गुणनफल 4 होगा, यानी 4 संख्या 2 की वर्ग संख्या है। इसे संख्या की घात 2 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात 2 की घात 2। इसे स्क्वायर भी कहा जाता है। 2 की घात 2 यानी 2 स्क्वायर, यानी 2 को 2 बार गुना करेंगे तो गुणनफल 4 आएगा, यानी 2 की घात 2, 2 का वर्ग, 2 की वर्ग संख्या 4 होगी। 3 का स्क्वायर यानी 3 की वर्ग संख्या 9 होगी। 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। इस प्रकार 4, 9, 16 वर्ग संख्याएं हैं जो कि क्रमशः 2, 3, 4 का वर्ग है। अब यहाँ पर हम लोग वर्ग संख्याओं का अध्ययन करते हैं। तो संख्या 1 की वर्ग संख्या होगी 1, 2 की वर्ग संख्या होगी 4, 3 की वर्ग संख्या 9, 4 की वर्ग संख्या 16, 5 की वर्ग संख्या 25, 6 की वर्ग संख्या 36, 7 की वर्ग संख्या 49, 8 की वर्ग संख्या 64, 9 की वर्ग संख्या 81 और 10 की वर्ग संख्या 100 हो जाएगी। इन सभी संख्याओं की वर्ग संख्या का अध्ययन करते हैं तो इस प्रकार हमें एक संख्या का टेबल ज्ञात होता है। जैसे कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1 होगा तो उसकी वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 होगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 होगा तो उसकी वर्ग संख्या का इकाई अंक 4 होगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 3 होगा तो उसकी वर्ग संख्या का इकाई अंक 9 होगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 है तो उसकी वर्ग संख्या का इकाई अंक 6 होगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 है उसकी वर्ग संख्या का इकाई अंक 5 होगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 6 है तो उसकी वर्ग संख्या का इकाई अंक 6 होगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 7 है तो उसकी वर्ग संख्या का इकाई अंक 9 होगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 8 है तो उसकी वर्ग संख्या का इकाई अंक 4 होगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 9 है तो उसकी वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 होगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 है तो उसकी वर्ग संख्या का इकाई अंक में 2 शून्य होगा। इस प्रकार वर्ग संख्या को पहचानने के लिए उसके इकाई अंक पर 1, 4, 9, 6, 5 और 2 शून्य होना आवश्यक है। यदि कोई वर्ग संख्या नहीं है तो उसके इकाई अंक पर 2, 3, 7, 8 और विषम संख्या में शून्य अंक होगा तो वह संख्या वर्ग संख्या नहीं होगी। यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 2, 3, 7, 8 और विषम संख्या में शून्य हो तो वह संख्या वर्ग संख्या नहीं होगी। पाठ के अंतर्गत हमें ध्यान रखना है, 2 क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच की संख्याएं जो वर्ग संख्याएं नहीं है प्राप्त करने के लिए दोनों संख्याओं के वर्गों के अंतर से 1 कम होगा, यानी दोनों संख्या का वर्ग करके घटा देंगे और उसमें से 1 घटाएंगे, तब जा कर के 2 क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच में वर्ग संख्या नहीं है वह संख्या प्राप्त होगी। अर्थात बड़ी संख्याओं के लिए हमें ध्यान रखना है, यदि एक संख्या n है और उसकी अगली क्रमागत संख्या n+1 है तो उनके बीच की संख्या होगी 2n, यानी जैसे 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर के बीच की प्राकृत संख्या तो 2n होगी, क्योंकि n यहाँ पर 9 है और n+1 10 है।
तो इस स्थिति में वर्ग संख्याएं नहीं होगी इनके बीच की। 2 गुने 9 यानी 18। इसी तरह प्रश्नावली 5.2 में पाइथागोरस त्रिक हमें ज्ञात करना होगा। एक संख्या m के लिए पाइथागोरस त्रिक होगा। एक संख्या हो जाएगी 2m, दूसरी संख्या हो जाएगी m² - 1, तीसरी संख्या हो जाएगी m² + 1। जैसे संख्या 6 लेते हैं यानी 2m = 6 हो जाएगा। m का वैल्यू निकालेंगे 6/2 हो जाएगा। तो भाग लगाएंगे तो 3 बार में भाग लग जाएगा। इस प्रकार m = 3 प्राप्त हो रहा है। अब दूसरी संख्या m² - 1, m का मान 3 आया है तो 3² - 1 9 हो जाएगा, -1 यानी 8 प्राप्त होगा। इसी प्रकार तीसरी संख्या m² + 1, m का मान 3 प्राप्त हुआ है तो 3² + 1, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, जोड़ 1 यानी 10 हो जाएगा। इस प्रकार पाइथागोरस त्रिक 6, 8, 10 प्राप्त होता है। प्रश्नावली 5.1 पहला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे। तो वर्गों के इकाई अंक को ध्यान रखने के लिए यह मैंने एक टेबल समझाया हुआ है। यदि इकाई संख्या पर 1 होगी तो उसकी वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 होगा। इस प्रकार 81 के इकाई स्थान पर अंक 1 है तो इसका वर्ग करेंगे तो इसके इकाई स्थान पर अंक 1 हो जाएगा। इसी प्रकार 272 के लिए इकाई स्थान पर अंक 2 है तो इसका वर्ग करेंगे तो इकाई स्थान पर 4 हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है 799, तो इसके इकाई स्थान पर 9 है। तो हम लोग जानते हैं कि यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 9 होगा तो उसका वर्ग करेंगे तो उसके इकाई स्थान पर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है 3853, इसके इकाई स्थान पर अंक 3 है। जब 3 का वर्ग करेंगे तो इकाई स्थान पर 9 हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है 1234, यहाँ पर इकाई स्थान पर अंक 4 है तो इसका वर्ग करेंगे तो इकाई स्थान पर अंक 6 हो जाएगा। छठा प्रश्न 26387, यहाँ पर इकाई स्थान पर अंक 7 है, जबकि इसका वर्ग करेंगे तो वर्गों के इकाई अंक 7 होने के कारण इसका वर्ग का इकाई अंक 9 हो जाएगा। सातवां प्रश्न 52698, यहाँ पर इकाई स्थान पर अंक 8 है। 8 का जब हम लोग वर्ग करते हैं इसका वर्ग करेंगे तो इकाई स्थान पर अंक 4 हो जाएगा। इसी प्रकार आठवां प्रश्न है 99880, यहाँ पर इकाई स्थान पर अंक 0 है तो इकाई अंक पर अगर अंक 0 होगा तो उसके वर्ग करने पर इकाई अंक पर स्थान 0 ही होगा। नौवां प्रश्न है 12796, यहाँ पर इकाई अंक 6 है तो हम लोग जानते हैं कि इसका जब वर्ग करेंगे तो इकाई अंक पर 6 रहने के कारण इसका वर्ग करने पर इकाई स्थान पर अंक 6 ही होगा। 10वां प्रश्न है 55555, यहाँ पर इकाई स्थान पर अंक 5 है, इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग का इकाई अंक 5 ही होगा। इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 हल हो चुका है इस टेबल के माध्यम से। दूसरे प्रश्न को हम लोग इस टेबल के माध्यम से हल करेंगे। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, इसका कारण दीजिए। पहले हम लोग इस टेबल को देखते हैं। वर्ग संख्या के इकाई स्थान पर अंक नहीं है, नहीं होने चाहिए। वर्ग संख्या के इकाई स्थान पर अंक नहीं होने चाहिए, जैसे 2, 3, 7, 8 और विषम अंक में 0। तो यहाँ पर हम लोग पहला प्रश्न अध्ययन करते हैं। तो इकाई स्थान पर अंक 7 है जो कि किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होता है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। दूसरी संख्या देखते हैं, उसके इकाई अंक पर देखते हैं। जो इकाई अंक पर स्थान 3 है तो हमारे इस टेबल में 3 आ रहा है। यह 3 किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होता है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, इसके इकाई स्थान पर अंक 8 है और हमारे टेबल में भी अंक 8 है।
8 किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी प्रकार चौथा प्रश्न में इकाई स्थान पर अंक 2 है और हमारे टेबल में भी यह अंक 2 है, क्योंकि 2 किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब यहाँ पर शून्य दिया हुआ है, यहाँ पर अगर सिर्फ 64 को देखेंगे तो यह पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन जब शून्य को देखते हैं तो शून्य विषम संख्या में है, तो शून्य विषम संख्या किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होता है, इसलिए शून्य विषम अंक में रहने के कारण यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। छठा हम लोग प्रश्न देखते हैं, इसके इकाई स्थान पर अंक 2 है। हम लोग जानते हैं कि 2 किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी प्रकार 7वें प्रश्न को देखते हैं। 7वें प्रश्न में शून्य की संख्या विषम है, तो यह किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। 8वां प्रश्न में इकाई स्थान पर अंक 0 है, जो कि शून्य की संख्या 1 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि सम संख्या का वर्ग करने पर सम संख्या प्राप्त होती है और विषम संख्या का वर्ग करने पर विषम संख्या प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 1 431 में इकाई स्थान पर अंक 1 है, तो इसका वर्ग करेंगे तो इकाई स्थान पर अंक 1 ही होगा, यह इसका वर्ग करने पर विषम संख्या प्राप्त होगी। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 2 में 2826 का इकाई अंक 6 है, तो यह सम संख्या है, इसका वर्ग करेंगे। हम लोग देखते हैं कि 6 इकाई स्थान पर अंक 6 होने के कारण इसका वर्ग करने पर इकाई स्थान पर 6 ही प्राप्त होगा, तो यह इसमें इसका वर्ग करने पर सम संख्या प्राप्त होगी। तीसरा प्रश्न है 7779, इसके इकाई स्थान को देखते हैं तो यहाँ पर अंक 9 है। 9 का वर्ग जब इस संख्या को वर्ग करेंगे तो यहाँ इकाई स्थान पर अंक 1 प्राप्त होगा, जो कि विषम संख्या होगी, इसलिए 1 3 यह हमारा उत्तर हो जाएगा। चौथी संख्या देखते हैं तो 82,004, यहाँ पर इकाई स्थान पर 4 अंक है, तो जानते हैं कि 4 का जब वर्ग करेंगे तो इकाई स्थान पर अंक 6 होगा, इसलिए इसका वर्ग करने पर सम संख्या प्राप्त होगी। इस प्रकार 3 का उत्तर 1 और 3 होगा। चौथा प्रश्न, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर 11 का वर्ग करने पर 121 प्राप्त हो रहा है, 101 का वर्ग करने पर 10201 प्राप्त हो रहा है, यानी हम लोग 1 का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर 1 की संख्या 2 है, तो बीच में 2 हो जाएगी और अगल बगल 0 हो जाएगा, 1 1 0 हो जाएगा। इसी प्रकार 1 2 0 और 1, यहाँ पर हम लोग 1 की संख्या देखते हैं 2 है और दोनों बगल 2 2 0 हो गया है। इसी प्रकार अगला हम लोग पैटर्न देखते हैं, तो यहाँ 2 1 दिया हुआ है और बीच में 4 0 दिया हुआ है, तो इस 2 के आगे 4 0 हो जाएगा और 2 के पीछे 4 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 2 1 दिया हुआ है और शून्य की संख्या 1 2 3 4 5 6 दी हुई है, तो हम लोग 1 लिखेंगे और 6 शून्य लिखेंगे, 4 5 6, फिर 2 लिखेंगे, फिर 6 शून्य लिखेंगे, 2 3 4 5 6 और अंत में 1 लिख देंगे। इस प्रकार यह प्रश्न हल हो चुका है। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो यहाँ पर मैंने 2 अपने चैनल का QR कोड दे रखा है, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। प्रश्न संख्या 5, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। 11 का वर्ग करने पर 121 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार 101 का वर्ग करने पर यहाँ 1 को देखते हैं तो 1 की संख्या 2 है और 0 की संख्या 1 है, तो दोनों बगल 1 1 0 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि 1 की संख्या 3 है,
तो बीच में का अंक 3 हो जाएगा और एक एक जीरो करके लिख देंगे। तो यहाँ पर अब देखते हैं अगली संख्या, एक की संख्या 4 है तो बीच में 4 लिख देंगे। अब 4 से 0, 3, 0, 2, 0, 1, इसी प्रकार आगे 0 देंगे, फिर 3, 0, 2, 0, 1, यह हमारा उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर बीच का अंक देखते हैं कि बीच में 5 है, यानी एक की संख्या 5 हो जाएगी, एक की संख्या 5 हो जाएगी और इसके बीच में एक 0 हो जाएगा। इस प्रकार 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, यह हमारा उत्तर हो जाएगा। छठा प्रश्न, दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए नोट्स दिया हुआ है। तीसरी संख्या पहली और दूसरी से संबंधित है। पहली दो संख्या को गुना कर देंगे तो तीसरी संख्या प्राप्त होगी और उसमें एक जोड़ने पर वह वर्ग हो जाएगा। पहली संख्या 2 है और दूसरी संख्या 3 है। इस 2 और 3 को गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। तीसरी संख्या 6 होगी और इसका वर्ग में इसमें एक जोड़ने पर यह 7 अंक का वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार पहली संख्या 3 है, अगली संख्या 4 है, तो 3 और 4 को गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी 3 का वर्ग जोड़ 4 का वर्ग जोड़ 12 का वर्ग 13 का वर्ग होगा। इसी प्रकार यहाँ पैटर्न को अध्ययन करते हैं तो पहली संख्या 4 है, दूसरी संख्या 5 है, तो इस दोनों को गुना करेंगे तो 4 गुने 5 20 हो जाएगा। इस प्रकार 4 का वर्ग जोड़ 5 का वर्ग जोड़ 20 का वर्ग बराबर 21 का वर्ग हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 5 का वर्ग है, दूसरी संख्या नहीं दी हुई है और तीसरी संख्या 30 दी हुई है। तो हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर तीसरी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर 5 दिया हुआ है, दूसरी संख्या नहीं दी हुई है, तो 5 से 30 में भाग देते हैं तो 6 बार में भाग लगेगा। इस प्रकार 5 का वर्ग जोड़ 6 का वर्ग जोड़ 30 का वर्ग बराबर 31 का वर्ग हो जाएगा। अब हम लोग इसी तरह अगला पैटर्न देखते हैं, जो 6 का वर्ग जोड़ 7 का वर्ग। यहाँ पहली संख्या 6 है, दूसरी संख्या 7 है, तो 6 गुने 7 42 हो जाएगा। इस प्रकार 6 का वर्ग जोड़ 7 का वर्ग जोड़ 42 का वर्ग बराबर इससे एक अगला अंक हो जाएगा तो 43 का वर्ग हो जाएगा। इस प्रकार प्रश्न संख्या 6 हल हो चुका है। प्रश्न संख्या 7, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर विषम संख्याओं का जोड़ दिया हुआ है, तो हम लोग कितने बार लगातार जोड़ दिया हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। जितनी बार विषम संख्याओं का जोड़ दिया हुआ है उतने संख्या का वह वर्ग होगा। तो यह संख्या लगातार होनी चाहिए और 1 से शुरू होनी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, यानी यह 5 का वर्ग यानी 25 होगा। इसी प्रकार 7 का दूसरा प्रश्न देखते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, यहाँ लगातार संख्याएं दी हुई है। अब इसकी गिनती करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी यह 10 का वर्ग है और इसका योगफल 100 हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न देखते हैं तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, यह भी लगातार संख्या में दी हुई है। अब इसके स्टेप को गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 12 का वर्ग हो जाएगा। 12 का वर्ग 144 होता है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 7 हल हो चुका है। 8वां का पहला प्रश्न है, 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो 7 की तरह इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग हल करने के लिए 7 बार विषम संख्या के योगफल के रूप में लिखेंगे। इस प्रश्न को हम लोग 2 तरीका से हल कर सकते हैं। एक तो हम लोग योगफल के रूप में लिख सकते हैं और एक को हम लोग घटाव के रूप में भी लिख सकते हैं। तो हम लोग इसे भी योगफल के रूप में लिखते हैं। उत्तर 1
1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ 13। इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 7 स्टेप आ रहा है। अब इसे हम लोग दूसरे तरीका से भी हल कर सकते हैं। तो देखते हैं, 49 में से 1 घटाएंगे 48 हो जाएगा, 48 में से 3 घटाएंगे 45 हो जाएगा, 45 में से 5 घटाएंगे 40 हो जाएगा, 40 में से 7 घटाएंगे 33 हो जाएगा, 33 में से 9 घटाएंगे 24 हो जाएगा, 24 में से 11 घटाएंगे 13 हो जाएगा, 13 में से 13 घटाएंगे 0 हो जाएगा। इस प्रकार स्टेप की संख्या 7 आ रही है। तो यह हमारा योगफल के रूप में उत्तर हो जाएगा 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ 13। इस तरीके का उपयोग बड़ी संख्याओं को विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखने के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे। 8वां का दूसरा प्रश्न है, 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। 8 का दूसरा प्रश्न, 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो हम लोग सीधे तरीका से अगर इसको हल करेंगे तो लिखेंगे 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ 13 जोड़ 15 जोड़ 17। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ही स्टेप हुआ है। 19 10 और 21 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस प्रकार इसे हम लोग इस तरीके से हल कर सकते हैं या घटाव विधि से हल करेंगे। तो 121 घटाव 1 120 हो जाएगा, 120 घटाव 3 117, 117 घटाव 5 112, 112 घटाव 7 105, 105 घटाव 9 96, 96 घटाव 11 85, 85 घटाव 13 72, 72 घटाव 15 57 हो जाएगा, 57 घटाव 17 40 हो जाएगा, 40 घटाव 19 21, 21 घटाव 21 बराबर 0। इस प्रकार 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 या योगफल के रूप में हो जाएगा। तो हम लोग उत्तर लिखेंगे 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ 13 जोड़ 15 जोड़ 17 जोड़ 19 जोड़ 21। इस प्रकार 121 का 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में उत्तर होगा। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं? पहला प्रश्न है 12 और 13। इस प्रश्न को हल करने के लिए पुनः एक बार ध्यान करते हैं। दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच की संख्याएं जो वर्ग संख्याएं नहीं हैं प्राप्त करने के लिए दोनों वर्ग संख्याओं के अंतर से एक कम होगा, या बड़ी संख्या होने पर यदि एक संख्या n है उसकी अगली संख्या n+1 है तो उनके बीच की संख्या 2n होगी। इस तरीके से हम लोग प्रश्न को अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर n 12 है और n+1 13 है, तो हल करेंगे 2n 2 गुना 12 बराबर 24। इस प्रकार 12 और 13 के वर्ग के बीच में 24 संख्याएं हैं। दूसरा प्रश्न है 25 और 26। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या n बराबर 25 है और अगली संख्या n+1 26 है, तो इनके वर्गों के बीच की संख्या हो जाएगी 2n। 2 गुने 25 गुना करेंगे तो 50 हो जाएगा। इस प्रकार 25 का वर्ग और 26 के वर्ग के बीच में 50 संख्याएं हैं।
तीसरा प्रश्न है 99 और 100। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या n 99 हो जाएगी और n+1 100 हो जाएगा। इस प्रकार दोनों के वर्गों के बीच की संख्या 2n यानी 2 गुने 99 बराबर 198 हो जाएगा। इस प्रकार 99 के वर्ग और 100 के वर्ग के बीच में 198 संख्याएं हैं। इस प्रकार प्रश्नावली 5.1 के सभी प्रश्नों का हल ज्ञात हो चुका है। आशा करता हूं कि आप लोग यह प्रश्नावली अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।